चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित था? तो यहाँ पे नियत अनुपात या फिर गति का संरक्षण या फिर रासायनिक संयोजन या फिर द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा रासायनिक संयोजन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर क्या है भाई, आधारित। क्लियर? तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित, तो रासायनिक संयोजन पे। उसके बाद में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सभी द्रव्य तत्व यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण होता है। तो यहां पे जो रासायनिक संयोजन है, रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। तो यहां पे देखो भाई, रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से कितने नियम भाई? दो नियम है, जिसमें पहला जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात। अनुपात का नियम। क्लियर? अगर यहां से पूछे जो रासायनिक संयोजन है इसके मुख्य रूप से कितने नियम है, तो दो। तो पहला जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा कौन सा होता है? निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर? और डाल्टन का जो सिद्धांत है
किस नियम पर आधारित है भाई? रासायनिक संयोजन से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नियत अनुपात के नियम पर तो नहीं होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर नहीं होगा भाई। डाल्टन का सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ए जो ऑप्शन है देखो, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, तो ये नहीं होगा भाई। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम जो कि बिल्कुल सही है, और ये अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, तो ये नहीं होगा। और निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम, तो ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पहले आपको कराया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये अपने को देखना है। देखो भाई, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। तो सही कथन के लिए पूछा है, तो भाई ये सही कथन हमारा नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। समान तत्व के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, तो यह भी नहीं होगा। बचा कौन सा भाई? डी ऑप्शन, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाल्टन है, डाल्टन के सिद्धांत के जो अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं करवा देता हूं यहाँ पे। देखो, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? परमाणु। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो डाल्टन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर क्या है भाई, आधारित। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन अभी पहले पूछा भी गया था, हमने क्वेश्चन कर भी लिया है। उसके बाद में यहां से और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहां पे क्लियर करवा देता हूं। देखो, तो यहां पे इस नियम के जो प्रमुख बिंदु है, इस नियम के इस सिद्धांत के इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, जिसमें पहला है प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु देखो इसका, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, परमाणु अविनाशी होता है भाई। परमाणु क्या होता है, अविनाशी होता है। क्लियर साथियों? तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पॉइंट लिखवाए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करवाया है। क्लियर साथियों? तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, जो कि बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? ए ऑप्शन है यहाँ पे, भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा सही नहीं होगा। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के
अनुपात में संयोजित होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, तो यह भी हमारा नहीं होगा। अगर यह भी नहीं होगा तो फिर हमारे पास में बचा है डी, ये सही हो जाएगा। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो यहां पे देखो भाई, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। क्या है? यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं, या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, तो हमारा ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब या तो हमारा सी सही होगा या फिर डी सही होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भाई, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला देखते हैं, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो यहाँ पे डाल्टन या फिर लेवोसियर या फिर कनार्ड या फिर डेमोक्रेटस, तो यहाँ पे डाल्टन होगा भाई। क्या होगा? डाल्टन होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो डाल्टन है इसका जो पूरा नाम क्या होता है भाई, जॉन डाल्टन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे भाई, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से क्या है भाई, प्रचलित। क्या है? प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था
कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? डाल्टन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किसने बताया था? वे डाल्टन ने। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो ए ऑप्शन हमारा एंटोनी लेवोजियर, तो ये नहीं होगा भाई। डेमोक्रेटस, तो ये भी नहीं होगा। जोसेफ प्राउस्ट, ये भी नहीं होगा भाई। जॉन डाल्टन होगा, जो कि बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? जॉन डाल्टन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? क्या पूछा है? निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो यहां पे ए ऑप्शन है पी, बी ऑप्शन है एनई, सी है एआर और डी है एस। तो एस हो जाएगा भाई। यहां पे क्या होगा? एस होगा। और एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है भाई सल्फर। क्या होता है? सल्फर होता है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भाई, तो जो सल्फर है, सल्फर के आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 परमाणु होते हैं। उसके बाद में यहां पे है ए आर। तो जो ए आर है, इसका मतलब क्या होता है? तो यहां पे जो सल्फर है, सल्फर के जो आणविक रूप में क्या होता है? 8 परमाणु होता है। उसके बाद में जो फास्फोरस होता है, उसमें 4 परमाणु तथा क्या होता है? आर्गन और नियोन होते हैं, यानी अक्रिय गैस है। क्लियर? तो यहां पे देखो, एक सेकंड इधर करवा देता हूं मैं। वैसे देखो, फास्फोरस में 4 परमाणु व आर्गन यानी ए आर और नियोन यानी एन ई क्या है भाई? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसें हैं जो कि अपने एक परमाणुविक अवस्था में ही क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं।
अतः जो सल्फर है, सल्फर में उसके आणविक या आणुविक रूप में क्या है भाई, सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या है। ठीक है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एस यानी सल्फर। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो यहाँ पे हमारा सल्फर हो जाएगा, यानी एस, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है Al2SO43 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। ऑक्सीजन का प्रतिशत इसमें पूछा है, तो यहाँ पे Al2 यानी जो Al है, Al के दो परमाणु, Al के दो परमाणुओं का द्रव्यमान, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणा कितना, तो 26 पॉइंट कितना होगा 86, 26.86 नहीं होगा भाई, 98 होगा, सॉरी 26 पॉइंट कितना हो जाएगा 98, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 53 पॉइंट क्या हो जाएगा 96 U। ठीक है, चलो उसके बाद में जो सल्फर है, सल्फर के तीन परमाणुओं का द्रव्यमान, तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा 32 होगा, पॉइंट क्या होगा 06, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 96.18 हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 12 परमाणुओं का द्रव्यमान, तो इसका मतलब यह है 12 गुणा में कितना हो जाएगा 16, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 192 हो जाएगा, और U हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, Al2SO43 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा। देखो भाई थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, दिख रहा होगा, एक सेकेंड। अब देखो यहां पे है Al2 और SO43 का द्रव्यमान, यही है, तो बराबर में यहां पे हो जाएगा 53.96 प्लस कितना हो जाएगा 96 प्लस क्या होगा 18 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा 192 पॉइंट क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 2.14 होगा, यू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है, ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, तो 192 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, और बटे में क्या होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ था, यहाँ पे 342, तो 342 पॉइंट कितना, 14, इसका भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, गुणा में कितना करेंगे यहाँ पे 100, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12। किसमें पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। क्लियर। तो यहाँ पे 56.12%। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसमें है 57.7%, तो नहीं होगा, 56.1% ये सही होगा, यहाँ 52 और यहाँ 53 नहीं होगा भाई, यहाँ पे हमारा होगा सी ऑप्शन ही क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, इनमें से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। चलो भाई ए ऑप्शन देखते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10 की घात माइनस का 10 मीटर क्रम में परसरण में होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं। अब क्वेश्चन में देखो भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है, परमाणु, कि परमाणु के बारे में सही नहीं है, तो परमाणु के बारे में जो सही है, सही नहीं हो सकते, तो यहाँ पे जो दो तत्व है, दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, ये क्या है भाई, सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन होगा, बाकी के जो बी सी और डी है ये क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। क्लियर साथियों। तो सही नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भाई अगला देखते हैं, शब्द परमाणु को किसने खोजा। जो परमाणु शब्द है ये किसने खोजा था, तो डेमोक्रेटस ने खोजा था भाई, तो डाल्टन नहीं होगा, लेवोजियर नहीं होगा, कणाद नहीं होगा, डेमोक्रेटस, ये सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखते हैं, जल में कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं। 5 होते हैं भाई, कितने होते हैं, 5 होते हैं, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल में जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट में एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो 5 सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। तो देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट अकार्बनिक क्या है, यौगिक, अकार्बनिक क्या है, यौगिक, जिसका रासायनिक सूत्र, जिसका रासायनिक जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या होता है, CuSO4 और 5H2O, ये होता है। ठीक है। इसे क्यूपरिक सल्फेट भी कहते हैं। और जो कॉपर सल्फेट है
कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 5 अणु होते हैं। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन 5। क्लियर? अगला देखो, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला इसका तो NH4Cl ये हो जाएगा। और इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम नौसादर। क्या है भाई? नौसादर है। क्लियर? तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। और 6 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे इसकी अगली नेक्स्ट क्लास में।